हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केवल विद दीपक के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल क्लास है। इसमें हम हिस्ट्री कराएंगे आपकी। एक क्लास में आपकी कंप्लीट हिस्ट्री हम कवर कराएंगे। हाँ, कुछ टॉपिक आपके छूट जाएंगे जो कि हम अगली क्लास में करा देंगे। और ये जो क्लास हम कराएंगे इसमें जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चन आए थे, क्वेश्चंस के आधार पर आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे। तो वन क्लास एंड हिस्ट्री कंप्लीट। तो बने रहिए मेरे साथ में। आप आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए ठीक है, हिस्ट्री विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। कांस्टेबल हिस्ट्री आपकी फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। यानी इसमें जो आपका दे रखा है कि इसमें मैच करना है ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसमें दे रखे हैं इसके ब्राह्मण ग्रंथ कौशिकी, अद्भुत, शतपथ और गोपथ। तो इसमें देखना है हमें कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। तो इसमें जो ऋग्वेद है उसका कौशिकी है, सामवेद का अद्भुत नहीं होता है। ठीक है, सामवेद का अद्भुत नहीं होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? बी। इसका आंसर सेकंड है, सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जानेंगे थोड़ा सा कि जो आपका वैदिक काल है, जो आपका वैदिक काल है, वैदिक काल में किस तरीके से स्थिति चल रही थी उसको हम देख लेते हैं। तो ये आपका वैदिक काल है। वैदिक काल में आपका आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर आते हैं भाई आपके 10 मंडल। ठीक है, हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों में सबसे पहला वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है आपका, इसके अंदर 10 मंडल हैं आपके। ठीक है, 1028 हिमेन से और 10,528 आपके मंत्र हो जाएंगे। इसके अलावा ऋग्वेद का अपना एक उपवेद है जिसका नाम आयुर्वेद है। और ऋग्वेद का अब 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐतरेय और कौशिकी। 2 ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएंगे। इसके बाद में ऋग्वेद सबसे पुराना मंडल है और इस सबसे पुराने वेद में इसके सबसे पुराने मंडल जो हैं वो मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक हैं। इसके बाद में इसका जो न्यू मंडल है, जो सबसे बाद में लिखे गए हैं, मंडल 1 और मंडल 10, ये सबसे नए मंडल हो जाएंगे। और जो 10वां मंडल है ना, इसको क्या बोलते हैं? 10वें मंडल को बोलते हैं पुरु सूक्त। पुरु सूक्त इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 10 राजन वॉर हुआ है। ठीक है, 10 राजन युद्ध हुआ है इसमें। इसमें क्या होता है भाई आपका 10 राजन युद्ध हुआ है। तो 10 राजन युद्ध होने के कारण इसको पुरु सूक्त बोला जाता है। पुरु एंड क्रू आपकी भरत ट्राइब के बीच में ये लड़ाई होती है। तो इसके बाद में बात करें आपका दूसरा। ठीक है, ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि ऋग्वेद का तीसरे मंडल में जो आपके गायत्री मंत्र है उससे रिलेटेड है तीसरा मंडल। चौथा मंडल एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। 10वां मंडल वरुण देव से रिलेटेड है, सॉरी 7वां मंडल। और जो 10वां मंडल है, 10वें मंडल में आपकी 10 राजन युद्ध के बारे में बताया गया है जिसको हम पुरु सूक्त भी बोलते हैं। इसके अलावा हम बात करें सामवेद की, तो सामवेद से संगीत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सामवेद से क्या हुई है? संगीत की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, और म्यूजिक का फादर ऑफ म्यूजिक भी बोला जाता है, या म्यूजिक ओरिजिनेटेड भी है ये। इसके अलावा गंधर्व वेद इसका एक अपना उपवेद है। पंचवीस इसका एक ब्राह्मण ग्रंथ है अपना। यजुर्वेद की बात करें तो यजुर्वेद के 2 अपने भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है, और इसी कारण से यजुर्वेद ना 2 भाषाओं में लिखा गया है। भाषा कौन कौन सी है? गद्य भाषा और पद भाषा। ठीक है, यजुर्वेद किस भाषा में लिखा गया है? गद्य और पद दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद का अपना एक उपवेद है जिसका नाम क्या है? धनुर्वेद है। ठीक है,
और सामवेद का अपना उपवेद गंधर्व वेद। इसके अलावा यजुर्वेद का अपना एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। इसके अलावा यजुर्वेद के अंदर एग्रीकल्चर और सिंचाई का उल्लेख मिलता है। वहीं अगर हम बात करें अथर्ववेद की, जो कि हमारा चौथा और सबसे आखिरी वेद है और जो कि सबसे बाद में भी लिखा गया है, अथर्ववेद। अथर्ववेद के अंदर क्या मिलेगा आपको? जादू टोना, विवाह गीत, ठीक है। इसके बात करें, यह अथर्ववेद का अपना कोई आरणायक ग्रंथ नहीं है। आरणायक ग्रंथ वो ग्रंथ होते हैं जो जंगलों में लिखे जाते हैं, तो वो अपना कोई नहीं है। हाँ, अथर्ववेद का अपना उपवेद जरूर है और उस उपवेद का नाम है आपका आयुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद आपका ऋग्वेद का भी है उपवेद और आपका अथर्ववेद का भी उपवेद है। इसके अलावा गोत्र शब्द जो है ना, सबसे पहले अथर्ववेद में आता है। इसके अलावा सभा और समिति, ये प्रजापति की दो पुत्रियां हैं। ये बात कहाँ पर लिखी गई है? अथर्ववेद के अंदर लिखी गई है। इसके अलावा चांदी, गन्ना, इन दोनों का उल्लेख पहली बार कब हुआ है? अथर्ववेद के अंदर हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपकी जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड था, ठीक है, जो आपका ऋग्वैदिक पीरियड था, इसके अंदर किस तरीके से बांटा गया था इसको? तो जो आपका वैदिक कल्चर है, ठीक है, जो आपका वैदिक कल्चर है, इसको हम दो हिस्सों में बांटते हैं, दो हिस्सों में। और इस वैदिक सभ्यता को दो हिस्सों में बांटने के लिए इसको इस तरीके से डिवाइड कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। पहला क्या कहलाता है आपका? पहला कहलाता है आपका ऋग्वैदिक पीरियड या ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल, वैदिक कल्चर दो हिस्सों में है। और दूसरा होता है आपका लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक पीरियड। ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा जाता है, ठीक है। ऋग्वैदिक पीरियड में ऋग्वेद लिखा जाता है, सिर्फ और सिर्फ ऋग्वेद। इसी कारण से ऋग्वैदिक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है, नहीं तो इसको प्रारंभिक वैदिक काल या अर्ली वैदिक पीरियड भी बोल देते हैं। इसका जो समय है आपका, वो 1500 BC से लेकर, ठीक है, और 1000 BC तक का है, ठीक है। वहीं अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं तो इसका समय 1000 BC से लेकर 600 BC तक का है, ठीक है भाई। ये इसका समय ये है, इसका समय ये है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 2। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे और युद्ध के स्वामी थे, और उन्हें क्या कहा जाता है? पुरंदरा, ब्रहन, वेत्रहंता, ठीक है, मघवा और ऊपर के सभी। तो इंद्र को ना ये सभी बोला जाता है। इंद्र इन सभी कामों के लिए फेमस थे, तो इनको क्या बोला जाता है? इंद्र के बारे में, इन सभी के बारे में चर्चा की जाती है। इंद्र सभी थे, पुरंदर भी थे, व्रतहंता भी थे, मघवा भी थे और ऊपर के सभी भी थे। क्यों थे? देखो, अगर ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में आपका क्या होता है? देवताओं के बारे में बात करी गई थी। तो उन देवताओं में सबसे प्रमुख जो देवता बताए जाते हैं उनमें आता है इंद्र का नाम। सबसे प्रमुख देवताओं में इंद्र का नाम आता है। तो सबसे ऊपर ऋग्वेद में, क्योंकि ऋग्वेद में नेचर वर्शिप होता था, जो जो इंद्रा थे, इंद्रा फर्स्ट नंबर पर आते हैं। और इंद्र का नाम ऋग्वेद के अंदर 250 बार आता है। सेकंड नंबर पर जो देवता आते हैं उनका नाम होता है आपका अग्नि, ठीक है। उनका नाम क्या होता है? आपका अग्नि होता है। और इनका जिक्र जो है 200 बार आता है। फिर आते हैं आपके वरुण देव। वरुण देव जो है, इनका जिक्र जो है आपका वो 150 टाइम्स आता है, ठीक है। इसके अलावा दो आपकी फीमेल गोड्स भी थी। फीमेल गोड में सबसे पहले आती है आपकी अदिति, ठीक है। सबसे पहले क्या आती है भाई? आपकी अदिति आती है। और दूसरा आता है आपका उषा। अदिति आती है, उषा आती है। ये दोनों जो हैं ये आपकी फीमेल गोड थी और बाकी आपके मेल गोड थे। तो इसका मतलब कह सकते हैं नेचर वर्शिप हुआ करता था। और इसमें इंद्र जो है इसको थंडर के देवता यानी इसको तूफान का देवता भी बोला जाता था, ठीक है।
इंद्र को क्या बोला जाता था? तूफान का देवता। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं। भारत के प्रतीक चिन्ह के नीचे उल्लेखित वाक्यांश कौन सा वाक्यांश है? सत्यमेव जयते। ठीक है, सत्यमेव जयते जो है आपका, जिसका मतलब है सत्य की जीत होती है, ये किस उपनिषद से लिया गया है? यानी जब आपका ऋग्वैदिक काल लिखा जा रहा था, इसमें आपका उपनिषद भी हुआ करते थे, तो टोटल जो उपनिषद हैं आपके, उनकी संख्या बताई गई है 108। और इस 108 उपनिषद में एक उपनिषद है आपका मुंडको उपनिषद। क्या है? मुंडको उपनिषद। और इस मुंडको उपनिषद से आपका सत्यमेव जयते का स्लोगन लिया गया है, जो कि भारत सरकार ने अडॉप्ट किया है। ठीक है, आप पुलिस में जाएंगे तो आपके लिए सबसे पहला जो स्लोगन होगा, जो नारा होगा, वो यही होगा, सत्यमेव जयते। ठीक है, तो इसमें क्या है? उपनिषद मुंडको। बाकी केवल्य क्या है? केवल्य जैन धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, कथा होती है। और ऐतरेय क्या है? ये ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा आपका। ठीक है, ऐतरेय तैतरेय ये ब्राह्मण ग्रंथ है। केवल्य आपका जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा और ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमें उपनिषद देखने हैं इसके अंदर। तो उपनिषदों में आपका सबसे पहला आ जाता है आपका कि उपनिषद होते क्या है। तो वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। ठीक है, वेदों के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है, या वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषदों का दूसरा नाम क्या है? वेदांत भी हो सकता है। इनकी कुल संख्या कितनी है? 108 है। सत्यमेव जयते जो है वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। इसके अलावा एक है आपका कठोपनिषद। कठोपनिषद के अंदर जो नचिकेता और यम है, इनका संवाद, आपस में जो बातें हुई हैं, वो कठोपनिषद में लिखी गई हैं। और एग्जाम में ना मैक्सिमम टाइम ये चीज़ पूछी जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। इसके बाद में अहम ब्रह्मास्मि आपका एक स्लोगन है, अहम ब्रह्मास्मि। और अहम ब्रह्मास्मि जो है आपका बृहदरायण जो आपका उपनिषद है, वहां से लिया गया है। इसमें पुनर्जन्म के सिद्धांत की बात करी गई है। ठीक है, और याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद भी देखने को मिल जाता है इसके अंदर। ठीक है, याज्ञवल्क और गार्गी का संवाद भी देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्मृति ग्रंथों की बात करें हिंदू परंपरा में, तो हमारे 20 स्मृति ग्रंथ हैं। उन 20 स्मृति ग्रंथों में मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति काफी फेमस है। ठीक है, इसके अलावा हमारे कुछ महाकाव्य हैं, और उन महाकाव्यों में नाम आ जाता है महाभारत का। सबसे पहले महाभारत का नाम आता है, क्योंकि हमारे दो ही महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत। तो महाभारत जिसको वेद व्यास ने लिखा है, और इसका दूसरा नाम है आपका जय संहिता। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या है? जय संहिता, ये इसका दूसरा नाम हो जाएगा। वहीं रामायण की रचना वाल्मीकि ने करी है। ठीक है, और ये संस्कृत में लिखी गई है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं श्री रामचरितमानस की, ठीक है, किसकी बात करूं मैं? श्री राम चरित्र मानस। तो श्री राम चरित्र मानस जो है, ये किसने लिखी है भाई किताब? तो श्री राम चरित्र मानस लिखी है आपकी तुलसीदास जी ने। ठीक है, किसने लिखी है? तुलसीदास जी ने लिखी है आपकी श्री राम चरित्र मानस। इसके बाद में हमारे पुराण है, और पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या हमारी है 18। क्या है हमारी पुराणों की संख्या अगर बात करी जाए, तो 18 पुराणों की संख्या है, जिसमें विष्णु पुराण, भागवत पुराण, गरुड़ पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण और मार्कंडेय पुराण, ये क्या है? ये आपके कुछ फेमस पुराण है। ठीक है, और इसमें क्वेश्चन आता भी है, फेमस क्यों है? नीचे देखिए, क्योंकि इसमें से 3 पुराण आपके मत्स्य, विष्णु और वायु, इसमें आपके जो वंश हैं उनके बारे में चर्चा की गई। जैसे सातवाहन वंश, इसके बारे में कहाँ जानकारी मिलती है? मत्स्य पुराण के अंदर। विष्णु पुराण के अंदर किसकी जानकारी मिलती है? मौर्य वंश की। और वायु पुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है,
वायुपुराण के अंदर गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत और पुराणों में केदार खंड को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो केदार खंड जो है ना आपका केदारनाथ, ये कहाँ पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड को बोलते हैं देव भूमि। क्या बोलते हैं दोस्तों? उत्तराखंड को बोलते हैं देव भूमि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देव भूमि हो जाएगा इसका आंसर। ये सभी क्वेश्चन जो है ना आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर मैंने आपकी हिस्ट्री की वीडियो रेडी करी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका क्वेश्चन? प्राचीन भारत का पहला साम्राज्य कौन सा था जिसने अपने युद्ध में बड़े पैमानों पर हाथियों का उपयोग किया? तो इसमें आंसर होगा आपका मगध। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका? मगध हो जाएगा। और मगध जो है ये इसके अपने आप में ही बहुत सारे अ, आप ये कह सकते हैं कि वंश आए हैं मगध साम्राज्य के अंदर। और मगध साम्राज्य का सबसे पहला जो वंश आया उसका नाम क्या था? उसका नाम था आपका हर्यंक। ठीक है, जो सबसे पहला वंश आया उसका नाम क्या था आपका? उसका नाम था हर्यंक। हर्यंक के बाद में आता है आपका, हर्यंक के बाद में आता है आपका शिशुनाग। ठीक है, क्या आता है आपका? शिशुनाग आता है आपका। और शिशुनाग के बाद क्या आता है आपका? शिशुनाग के बाद आता है आपका नंद। ठीक है भाई, क्या आता है आपका? नंद आता है। और इसके बाद में नंद के बाद कौन आता है? नंद के बाद में आते हैं आपके मौर्य। नंद के बाद में आते हैं आपके मौर्य। और मौर्य के जाने के बाद में कौन आते हैं आपके? शुंग वंश आता है। शुंग वंश आता है। और शुंग वंश के जाने के बाद में कौन सा वंश आता है आपका? तो आपका कण्व वंश आता है, कण्व वंश आता है। और दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, ये मगध में जो रूलिंग पीरियड रहा है ना, ये रहा है स्टार्टिंग का। क्योंकि मगध में सुपर पावर्स ने 2 बार शासन किया है। एक बार का तो ये है जिस पे 6 डायनेस्टी शासन करती है। और दूसरी बार में आता है आपका गुप्ता। ठीक है, दूसरी बार में क्या आएगा आपका? गुप्ता आएगा। और गुप्तों का शासन अलग रहता है और इनका अलग रहता है, यानी कह सकते हैं इनका शासन जो है आपका वो बीसी के अंदर रहेगा, बीसी के अंदर रहेगा। और गुप्तों का शासन आपका एडी के अंदर रहेगा। गुप्तों का किस में रहेगा? एडी में। और इनका रहेगा बीसी के अंदर। आप जान लेते हैं हम थोड़ा सा एक एक डायनेस्टी के बारे में और उनके राजा के बारे में। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है मगध डायनेस्टी। अब मगध डायनेस्टी में आपका हरियंक वंश जो था, ठीक है, हरियंक वंश सबसे पहला वंश है। इसने अपनी कैपिटल राजगृह को बनाया था। और बिंबिसार जो है हरियंक वंश के फाउंडर रहे हैं। इसके अलावा अजात शत्रु जो है इनको पितृहंता भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने बिंबिसार को मारकर ही हरियंक डायनेस्टी के अगले राजा बने थे ये, और गद्दी पर बैठे थे। तो पिता को मारने वाले पितृहंता भी इनको बोला जाता है। इसके अलावा उदयीन, ठीक है, इसके अलावा क्या है? उदयीन। उदयीन ने भी अजात शत्रु को मार के राजा बना था। तो कह सकते हैं कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि किस वंश में नए बनने वाले राजा ने पुराने राजा को मारकर ही गद्दी हथियाई। तो हरियंक डायनेस्टी थी वो। ठीक है, इसमें जो इनका लास्ट राजा होता है उसको मार हटाने के बाद में शिशुनाग, शिशुनाग को राजा बनाया जाता है। और हरियंक अगर मैं बात करूं पूरे के पूरे मगध साम्राज्य की, तो मगध साम्राज्य में शिशुनाग डायनेस्टी वो डायनेस्टी है जिसका राजा पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से चुना गया। बाकी सभी राजा जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आ, अपने बाप को मार के या फिर आपके मोनार्चिकल सिस्टम के थ्रू बनते थे। पर पहली बार डेमोक्रेटिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से मगध के अंदर किसी राजा को चुना गया तो वो थे शिशुनाग। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाई। और शिशुनाग के बाद आता है उसका बेटा कालाशोक। तो शिशुनाग वंश में 2 ही राजा आते हैं आपके, शिशुनाग आता है और कालाशोक आता है। और शिशुनाग वंश के जाने के बाद में होता है आपका नंद वंश। ठीक है, कौन सा वंश आता है? नंद वंश आता है। और नंद वंश राजधानी किसको बनाता है? अपनी मगध की पाटलिपुत्र को ही बनाता है। नंद वंश से आपके 2 राजा होते हैं। एक राजा जो कि फाउंडर है जिसका नाम है महापद्मानंद। महापद्मानंद के 8 बेटे होते हैं।
और उन 8 बेटों में जो सबसे छोटा बेटा होता है धनानंद, महापद्मानंद के बाद में वो राजा बनता है। अब धनानंद को मारता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को मारने के बाद में मगध के ऊपर एक नई डायनेस्टी की स्थापना करता है जिसका नाम होता है मौर्य वंश। ठीक है, मौर्य पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाते हैं। और मौर्य वंश के अगर हम राजाओं की बात करें, कुछ फेमस किंग इसके, सबसे पहले फेमस आते हैं आपके चंद्रगुप्त मौर्य, ये फेमस है। इसके बाद में बिंदुसार आता है, बिंदुसार आता है। फिर आपका अशोक आता है। फिर अशोक की डेथ के बाद में मौर्य डायनेस्टी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। तो मौर्य डायनेस्टी का जो वेस्ट वाला हिस्सा है, सॉरी ईस्ट वाला जो हिस्सा है, ये कुणाल के अंडर में आता है, और जो वेस्ट वाला हिस्सा है ये आपके दशरथ के अंडर में आता है। इसके अलावा मौर्य डायनेस्टी का जो आखिरी राजा है उसका नाम है बृहद्रथ। बृहद्रथ कौन है? आखिरी राजा है। और उसके बाद में मौर्य डायनेस्टी पूरे तरीके से खत्म हो जाती है। और इसके बाद आते हैं आपके शुंग वंश। ठीक है, शुंग वंश प्योरली ब्राह्मण डायनेस्टी थी। मगध के अंदर एग्जाम में आ जाता है कि शुंग जो थे वो कौन थे? वो थे ब्राह्मण, प्योरली ब्राह्मण। और जो नंद थे वो नाई जाति से रिलेटेड थे, वो क्षत्रिय नहीं थे। तो इसमें जो आपका शुंग है, इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? पाटलिपुत्र को बनाया। पुष्यमित्र शुंग इसके फाउंडर रहे। और मगध के अंदर सैक्रिफाइस सिस्टम यानी यज्ञ वगैरह, यज्ञ सिस्टम स्टार्ट करा। और उस यज्ञ सिस्टम में पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है, दो यज्ञ स्टार्ट करे, राजसूय यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ, और एक यज्ञ होता है जिसमें आपका घोड़ा छोड़ा जाता है। ठीक है, तो दो यज्ञ इसने स्टार्ट किए। इसके अलावा अग्निमित्र जो है वो पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, और इसके बाद यही राजा बनता है। ठीक है, और अग्निमित्र से रिलेटेड आपका एक बुक है जो कि कालिदास ने लिखी है, जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है मालविका, मालविका अग्नि मित्रम, ये बुक है। इस बुक के राइटर हैं आपके कालिदास, और ये लिखी किसके ऊपर गई है? अग्निमित्र के बारे में, और जो उनकी प्रेमिका थे मालविका, उन दोनों के बारे में चर्चा की गई है। इसके बाद है कनव वंश, और कनव वंश ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया, और कनव के फाउंडर जो थे वासुदेव थे। इसके अलावा कनव वंश की जानकारी इतनी मिलती नहीं है, तो इसके बारे में इतनी जानकारी होती नहीं है। तो ऑप्शन में कुषाण वंश भी आया था, तो कुषाण के बारे में हम देख लेंगे। कुषाण वंश का जो समय है ना, फर्स्ट एडी से थर्ड एडी के बीच का है। कुषाणों ने दो तरीके से भारत पे शासन किया, एक अफगानिस्तान वाले रीजन पे, दूसरा भारत के कश्मीर वाले रीजन पे। तो भारत का जो कश्मीर वाला रीजन है, उसके जो फाउंडर थे उसका नाम था कुजुला कार्डिफिसियस सेकंड। कुजुला कार्डिफिसियस सेकंड के वंशज हुए आपके कनिष्क। ठीक है, कौन हुआ? कनिष्क हुआ इसका वंशज। और कनिष्क के समय में फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई थी, चौथी बौद्ध संगति भी होती है। और कनिष्क ने एक संवत चलाया जिसको बोलते हैं शक संवत, जो कि 78 एडी में चलाया गया। कनिष्क के समय में कुषाण वंश के दो राजधानियां हुआ करती थी, पुरुषपुर जो कि आज का पेशावर है, पाकिस्तान के अंदर है, और दूसरा मथुरा। ठीक है, एक पुरुषपुर एक मथुरा। इसके अलावा कुषाण वो हैं जिन्होंने पहली बार भारत के अंदर सिक्के जारी करे, और सिक्के भी कौन से? सोने के सिक्के। तो सोने के सिक्के भारत में सबसे पहले किसने जारी करे? तो आप बताएंगे कुषाणों ने करे। इसके अलावा गांधार और मथुरा जो कला है आपका, गांधार और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है, इसका विकास कुषाणों के समय में हुआ। और कनिष्क जो है, कनिष्क के समय पर जो एंशियंट टाइम का सबसे बड़ा ट्रेड रूट है रेशम मार्ग, रेशम मार्ग को नियंत्रित कर किया गया है कुषाणों के टाइम पर। ठीक है, इसके अलावा कुषाण राजा जो है ना, अपने आप को देवपुत्र कह के बुलाते थे। ठीक है, ठीक है भाई। तो कुषाण राजा अपने आप को क्या बुलाते थे? कहकर देवपुत्र कहकर बुलाते थे। एग्जाम में कई बार आता है कि कौन से राजा अपने आप को देवपुत्र कहा करते थे, तो आप क्या बताएंगे? कुषाण कहा करते थे। इसके बाद में नेक्स्ट देख लें, तो नेक्स्ट है आपका संगम चोल। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? संगम चोल, यानी चोलों की भी बात हो रही थी वहां पर। ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऑप्शन। यहाँ पर आपकी ये ऑप्शन में चोल वंश भी था, तो हम यहाँ चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, देख लेंगे चोल वंश को भी। तो
जो चोल है ना, ये दो हिस्सों में शासन करते हैं। पहला हिस्सा संगम चोल कहलाता है, दूसरा हिस्सा शाही चोल कहलाता है। संगम चोल यानी जो आपका साउथ इंडिया का जो एक हिस्सा है, जिसको हम संगम काल कह के भी बुलाते हैं। और संगम काल जो है ना, अपने आप में अलग एक ख्याति रखता है। और इस संगम काल के अंदर 3 डायनेस्टी समय समय पर शासन करती हैं, एक ही समय पर, ठीक है। और तीनों डायनेस्टी, जैसे कि ये आपका साउथ इंडिया है, और साउथ इंडिया के अंदर ये आपका केरल वाला रीजन हो जाएगा, ये केरल वाला रीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो जाएगा आपका केरल वाला रीजन। और इसके बाद में ये आपका कर्नाटक हो जाएगा, कर्नाटक। और यहाँ से यहाँ तक ये पूरा हो जाएगा आपका तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु का सीन क्या है, तो तमिलनाडु का सीन ये है, यहाँ से पूरा यहाँ तक नीचे तक ये तमिलनाडु हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद हम बात करें, ये आपका कर्नाटक हो जाएगा ऊपर वाले हिस्से में, ऊपर वाले हिस्से में यहाँ कर्नाटक हो जाएगा। और नीचे वाले हिस्से में ऑलरेडी आपका केरला है ही। तो हुआ क्या, इस वाले हिस्से में यानी केरल वाले हिस्से में कौन शासन कर रहा था, केरल वाले हिस्से में शासन कर रहे थे चेरा, ठीक है, चेरा लोग शासन कर रहे थे। इसके बाद हम बात करें कि ऊपर वाले हिस्से में यानी यहाँ पर कर्नाटक में कौन शासन कर रहा था, तो कर्नाटक में शासन कर रहे थे पांड्या। और जो आपका तमिलनाडु रीजन है, तमिलनाडु में आपके जो चोल हैं ये शासन कर रहे थे। यानी संगम चोल में 3 डायनेस्टी काफी फेमस रही है, चेरा, चोला, पांड्या। उनका शासन कहाँ रहा है, मैंने आपको बता दिया है कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु वाले इलाके में इनका शासन रहा। इसमें चोलों को हमें समझना है, क्योंकि चोल बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन में आते भी हैं। तो चोलों ने अपने जो संगम चोल थे, उन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया था, उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था उरैयूर को, ठीक है। उरैयूर को राजधानी बनाया था, और बाद में अपनी राजधानी चेंज करके कहाँ ले गए थे, फुहार ले गए थे। संगम चोलों के जो फाउंडर है उसका नाम है करिकाला, ठीक है, इसका नाम क्या है, करिकाला संगम चोलों के फाउंडर हैं। इसके अलावा चोलों का दूसरा रूप आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शाही चोल या इंपीरियल चोलाज, ठीक है। शाही चोल या इंपीरियल चोला बोलते हैं उनको। शाही चोलों का जो शासन रहा है आपका, वो 9वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक का रहा है, ठीक है। और शाही चोल साम्राज्य की स्थापना किसने करी है, विजयालय ने करी। इसके बाद में विजयालय के बाद आदित्य प्रथम साम्राज्य का शासक बना, तो इसका फाउंडर कौन रहे, विजयालय। और इसके बाद में आदित्य प्रथम फाउंडर, सेकंड राजा रहे। और इसके अलावा राजेंद्र फर्स्ट और राज राजेंद्र, दो काफी फेमस राजा हुए। एक का नाम था राजेंद्र फर्स्ट, एक का नाम था राज राजेंद्र, ठीक है, या राज राजेश्वर हम भी बोल सकते हैं। तो राज राजेश्वर, एक थे आपके राज राजेश्वर, राज राजेश्वर, ठीक है। और एक थे आपके राजेंद्र फर्स्ट। तो ये दो राजा हुए। इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया, राजधानी बनाया शाही चोलों ने तंजौर को। किसको बनाया, तंजौर को राजधानी बनाया। और चोलों के समय को साउथ इंडिया का स्वर्ण युग यानी गोल्डन एरा भी बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा चोलों का कुछ स्पेशल पॉइंट्स, जैसे चोलों के समय पर जो साम्राज्य था वो कुछ इस तरीके से बटा हुआ था। किस तरीके से बटा हुआ था देख लें। जैसे साम्राज्य साम्राज्य किस में बटा होता था, साम्राज्य को में प्रांत होते थे, प्रांत को मंडलम बोलते थे। मंडल नाडु में बटे होते थे जिनको हम तहसील बोलते थे। और तहसील गांव में बटी होती थी जिसको हम उर बोला करते थे। क्या बोला करते थे, उर। इसके बाद में बृहदेश्वर मंदिर और राज राजेश्वर मंदिर गंगई कोंडा चोलपुरम के अंदर बनवाए गए हैं, ठीक है। तो ये मंदिर जो है बृहदेश्वर, राज राजेश्वर, गंगई कोंडा चोलपुरम, ये किसके एग्जाम्पल हैं, ये द्रविड़ कला के एग्जाम्पल हैं और चोल राजाओं के समय में बनाए गए हैं। इसके अलावा चोल मंदिर जो है वो द्रविड़ वास्तुकला के उदाहरण है सब बड़े। और इनकी सबसे बड़ी वास्तुकला का एक नमूना है, उसका नाम है नटराज। नटराज टेम्पल है। नटराज की मूर्ति जो है चोल मूर्ति कला का एक जीता जागता नमूना है। अब इसमें राजेंद्र चोल जो थे वो काफी फेमस राजा रहे हैं। राजेंद्र चोल ने अपने शासनकाल में श्रीलंका को भी चोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था। तो एग्जाम में कई बार आता है किस साउथ इंडिया की डायनेस्टी ने श्रीलंका को भी अपने कब्जे में किया, तो आंसर आएगा चोल साम्राज्य। और इसमें एक फेमस लेखक होते थे कंबन, ऋषि कंबन, जिन्होंने तमिल में रामायण लिखी है।
तो तमिल की रामायण किसने लिखी है? ऋषि कंबन ने। ये किसके दरबार में हुआ करते थे? तो ये हुआ करते थे कुलोतुंगा। कुलोतुंगा फर्स्ट जो है ये आपके चोल राजा थे, कुलोतुंगा फर्स्ट, जिनका समय 1070 से 1122 ईस्वी के बीच का रहा है। और इनके समय में ऋषि कंबन हुआ करते थे जिन्होंने तमिल में रामायण लिखी है। तो ये था आपका शाही चोल साम्राज्य और आपका संगम चोल साम्राज्य। ठीक है, शाही चोल हो गया आपका, संगम चोल हो गया। वीडियो को यहाँ स्टॉप करते हैं। पार्ट फर्स्ट वीडियो ये होगी। अगली वीडियो में हम शुरू करेंगे पार्ट सेकंड से आपका।